अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में यानी कि बिल्कुल बेसिक बुनियादी अकाउंट्स के बारे में कुछ बातों का जिक्र करूँगा। और ये पार्ट नंबर 1 है, फिर आप पार्ट नंबर 2 3 भी देखिएगा जिसमें इनमें मजीद मैं हाईलाइट करूँगा चीज़ें। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमें देखनी है, जो हमें समझनी है, वो ये है कि आखिर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उसको अगर मैं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके लिए, तो उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है यह अभी हम कुछ देर में देखेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, मिसाल के तौर पर मैंने किसी को कोई चीज़ बेची या किसी से कोई चीज़ खरीदी और उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट से सेल्स पर, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि डबल एंट्री हम पास करते हैं, डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि मैं बुक कीपिंग कर। अकाउंटिंग एक वाइड, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आप कह सकते हैं कि बुक कीपिंग भी आ जाती है, लेकिन ये एक स्टेप आगे है। और इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। यानी कि अकाउंटिंग का मतलब ये है कि ना सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बल्कि उनको क्लासिफाई करना। अब क्लासिफिकेशन कैसी हो सकती है ये हम आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनको तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अप्रोप्रिएटली अलग अलग हिस्सों में। समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको समराइज करना, उनकी समरी बनाना और फिर उनसे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना, यानी कि उनको इंटरप्रेट करना, उनको जांचना, उनको पढ़ना और उनको बताना कि उनका मतलब क्या है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो बुक कीपिंग से एक स्टेप आगे। देर आर टू काइंड ऑफ अकाउंटिंग, नेमली फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छा, दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, उसको इंटरप्रेट करूँ, उसको एनालाइज करूँ और उसको फिर मैं अपने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को बताऊँ या रिपोर्ट करूँ, या उनको बताऊं कि भाई पूरे साल में इतनी सेल्स हुई, पूरे साल में इतनी परचेजेस हुई, पूरे साल के इतने एक्सपेंसेस थे, पूरे साल में इतना कंपनी ने कमाया। इस चीज़ को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ आते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हम आगे वाले दूसरे कुछ पेपर्स में भी पढ़ेंगे। उसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इंटरनली काम करते हैं और ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ेगा, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे कितने रुपए में आगे बेचना चाहिए। और इस तरह की सारी बातें फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में की जाती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ये होता है कि जो चीज़ें हो गई हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको लिखना और रेलेवेंट लोगों को बताना, इन्वेस्टर्स को बताना, जिन्होंने मेरे पैसे, बिजनेस में पैसे रोके हैं, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उनको बताना कि पूरे साल क्या कमाया है। अकाउंटिंग साइकिल, कुछ स्टेप्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको क्लियर होंगे। जैसे ही आप आगे वाले चैप्टर्स पे बढ़ोगे तो आप इसकी डिटेल्स भी देखोगे। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? अकाउंटिंग साइकिल में आपको बताया जा रहा है कि किस तरतीब में क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जो है वो ट्रांजेक्शन्स देखी जाती हैं। ट्रांजेक्शन क्या है? एन इवेंट दैट हैज अ मॉनेटरी इम्पैक्ट एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कोई भी एक ऐसी चीज है जिसकी एक कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी कि उसके होने की वजह से पैसों का आना, पैसों का जाना, पैसों का रिसीव होना, पैसों का पे होना, पैसों का बाद में पे होना या बाद में रिसीव होना, इस तरह का कोई इम्पैक्ट आ जाए। और ट्रांजैक्शन वो होती है जिसको मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। अब ट्रांजैक्शन की मिसालें क्या होती हैं ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलेंगी, लेकिन ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए कि जिसकी वजह से जिसका कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट हो। और मॉनेटरी का मतलब होता है पैसों से लिंक्ड हो। Books of prime entry, this is the first place where transactions are recorded according to the type of transaction. आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं। परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड करनी है, सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करनी है, परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करना है, सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम क्या करते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती हैं उसमें हम मुख्तलिफ तरह की ट्रांजेक्शन्स को रेलिवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पर वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है ये देखेंगे, लेकिन स्टेप्स क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको सबसे पहले आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करोगे। लेजर्स, ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन टोटल्स आर एंटर्ड इनटू द एप्रोप्रिएट अकाउंट्स इन लेजर्स। लेजर्स आप समझते हैं कि लेजर्स वो बुक्स होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ टी अकाउंट्स होते हैं।
और जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना लेते हैं तो उसके बाद उन ट्रांजेक्शन को लेजर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये लेजर्स कैसे होते हैं और टी अकाउंट्स कैसे होते हैं, ये अभी आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। फिर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो लेजर्स होते हैं उनके जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनकी लिस्ट को बना देने को हम जो है वो ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और जब हम लेजर्स बना लेते हैं तो उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और फिर हम फाइनली इवेंचुअली प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फिगर्स इन ट्रायल बैलेंस आर एडजस्टेड फॉर पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में आएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसमें बताया जाता है कि कंपनी ने पूरे साल काम किया तो कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के पास साल के आखिरी दिन एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, कंपनी ने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ पर है, कंपनी का कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है तो वो कितने रुपए की वैल्यू पर है, कहाँ है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। पूरे साल में क्या कमाया गया और कितने लोगों को कितना पैसा मिला और कितना कैश आया और कितना कैश गया, यानी कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड कस्टमर, सप्लायर और एनी अदर पार्टी विद whom they do business. Any transaction that has a monetary impact on the business account is a financial transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन हर वो ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एक बिजनेस जो है वो किसी अपने कस्टमर से, सप्लायर से या किसी और बंदे से इंटरेक्ट कर रहा हो। यानी कि लेट से एक बिजनेस है और वो बिजनेस जो है वो किसी सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, हम कहेंगे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर एक बिजनेस है वो बनाई हुई चीजें यानी कि फिनिश गुड्स कस्टमर्स को बेच रहा है तो हम कहेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर लेट से बिजनेस का ओनर बिजनेस में मजीद पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। Any transaction that has a monetary impact on the business's account is a financial transaction। और अगर किसी भी business transaction का monetary financial पैसों का आने जाने वाला impact या receivable payable वाला impact हो तो हम कहेंगे कि वो एक financial transaction है। The business transactions may be classified in following ways। हम business की transactions को मुख्तलिफ तरीकों से classify कर सकते हैं। Simple and complex। पहली क्लासिफिकेशन है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब ये है कि बहुत छोटी सी, आम सी, नॉर्मल सी, वन टाइम ट्रांजैक्शन हो, जिस तरह से आपने किसी से कोई चीज खरीदी या किसी को कोई चीज बेची। कॉम्प्लेक्स, सेलिंग एन आइटम थ्रू एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि मैंने किसी को कोई चीज बेची लेकिन वो बेचने के लिए मैंने किसी एजेंट का इस्तेमाल किया, उसने कस्टमर वो लेकर आया और उसने वो चीज बेची और फिर उस चीज के जो पैसे आएंगे वो मेरे पास किस्तों में रिसीव हो रहे होंगे। और क्योंकि पैसे किस्तों में और देर से रिसीव हो रहे होंगे तो उस पर मैं कुछ इंटरेस्ट इनकम भी चार्ज कर रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बन जाती है। वन ऑफ बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑन गोइंग या मंथली रेंट। फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो वन ऑफ होती हैं। मिसाल के तौर पर लेट से एक बिजनेस ने एक नई जमीन खरीदी, नई बिल्डिंग खरीदी, नई फैक्ट्री खरीदी, नई मशीन खरीदी, तो ये डेली ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन है। और ऑन गोइंग क्या होगी, मिसाल के तौर पर एक बिजनेस हर महीने रेंट पे करता है, एक बिजनेस हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, तो ये ऑन गोइंग यानी कि रिकरिंग या बार बार होने वाली ट्रांजेक्शन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शंस कहलाती हैं, जिसमें आप जो है वो कोई एक ऐसा एसेट खरीदते हो जो आपको आने वाले बहुत सालों तक बेनिफिट देगा, या आप किसी एसेट की इंप्रूवमेंट करवाते हो। मिसाल के तौर पे लेट से एक बिजनेस एक बिल्डिंग खरीद रहा है, हम कहेंगे कि ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, इसलिए क्योंकि बिजनेस जो बिल्डिंग खरीद रहा है वो बहुत सारे सालों तक चलाएगा और उससे फायदा उठाएगा। अगर एक बिजनेस है कोई नई मशीन खरीद रहा है, हम कहेंगे कि ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो जो मशीन खरीदी जाएगी वो 5, 10, 15 या 20 साल बिजनेस पे चलेगी और बिजनेस को फायदा देगी। अगर एक बिजनेस एक गाड़ी खरीद रहा है, डिलीवरी व्हीकल खरीद रहा है जिससे गुड्स को डिलीवर करेगा, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो जो उसने डिलीवरी वैन खरीदी है वो 5, 10, 15, 20 साल चलेगी और उससे वो बिजनेस जो है उसमें वो चल रही होगी। इसके बरक्स रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाली ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो डे टू डे ऑपरेशनल मैटर से पर्टेन करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ तो गाड़ी का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गाड़ी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि मैंने एक नॉन करंट एसेट परचेज किया, यानी कि एक ऐसी चीज परचेज की है जो मुझे 5, 10, 15, 20 या 25 या 30 साल तक बेनिफिट देती रहेगी, फायदा देती रहेगी। गाड़ी में जो मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ वो पेट्रोल एक बार डलवाऊंगा तो मैं कुछ लम्हे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ घंटों के लिए उसका बेनिफिट ले सकूंगा और फिर मुझे वापस से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, यानी कि ये एक डे टू डे एक्सपेंडिचर है।
इसी तरह से अगर हम घर की बात करते हैं, लेट से मैंने एक नया बहुत बड़ा घर खरीदा, तो वो घर खरीदना मेरे लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर उस घर की सफाई के लिए मैं किसी मेड को अपॉइंट करता हूँ और उसको जो है वो एक तनख्वाह देता हूँ जिसके जरिए मेरा जो घर है वो साफ सुथरा रहता है, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक सिग्निफिकेंट कैश का आउटफ्लो होता है, एक बड़ी सी एसेट, नॉन करंट एसेट टाइप चीज मिलती है जिसका आपको बेनिफिट भी बहुत सारे सालों तक होता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो रोजमर्रा होती रहती है और रोजमर्रा आपको जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है। फिर एक कैपिटल रिसिप्ट, मनी फ्रॉम बैंक लोन और ओनर, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अगेन कैपिटल रिसिप्ट्स, अब रिसिप्ट्स की बात हो रही है, पैसों के मिलने की बात हो रही है, ना कि एक्सपेंडिचर की। तो रिसिप्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे बैंक से लोन मिला और बिजनेस ने बैंक से लोन लिया और वो लोन बिजनेस जो है वो 5 साल या 10 साल या 15 साल बाद बैंक को वापस करेगी, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। अच्छा, बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बहुत सारा, लेट से 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, और वो ओनर अपने घर वापस नहीं लेकर जाएगा, वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा जिससे बिजनेस जो है वो चल रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे बिजनेस जिस चीज का बिजनेस है, आपने वो गुड्स बेचे तो छोटा मोटा कुछ पैसा आया, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। या आपने छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। मिसाल के तौर पे लेट से एक बिजनेस है जो टायर्स बेचता है, तो वो टायर बेचने से जो रेवेन्यू आया उसका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स की कुछ और बात कर लेते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स, दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो मैं एंटिटी यानी कि इदारे या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, उनको दूं या ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पे वापस आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी रिपोर्ट होती हैं यानी कि एक ऐसी कह लो कि बुक होती है, किताब होती है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो मैं अपने स्टेक होल्डर्स को देता हूँ। स्टेक होल्डर्स एक इदारे के वो होते हैं जो इदारे के साथ जुड़े हुए लोग। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स उसके कस्टमर्स हो सकते हैं जो उनसे चीज़ें खरीदते हैं। एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स उसके सप्लायर्स हो सकते हैं जो उनको रॉ मटेरियल देते हैं। एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स जो हैं उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो लोग उधर काम करते हैं। एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स उसमें पैसे लगाने वाले लोग हो सकते हैं। एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं जो बिजनेस को डेली रन कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करता हूँ जो कि एंटिटी यानी कि इदारे के बारे में बताए और नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे, मिसाल के तौर पर इदारे ने पूरे साल काम कर कर प्रॉफिट कितना दिया, इदारे में कितने एसेट्स हैं, इदारे में कितनी बिल्डिंग है, मशीन है, लैंड है, उनकी वैल्यू क्या है, इदारे ने किस किस से पैसे लेने हैं, किस किस को पैसे देने हैं, इदारे ने किसी से उधार लिया तो कितना उधार लिया है, अगर उधार पर इंटरेस्ट देना है तो कितना इंटरेस्ट देना है। इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन मैं अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे वो अपनी डिसीजन मेकिंग या फैसले ले सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सर, इन रिपोर्ट से फैसले कैसे लिए जाएंगे? एक इदारे के अगर प्रॉफिट्स बहुत बुरे होंगे तो शायद आप उस इदारे में, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। एक इदारे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ्यूचर में वो जाकर बंद हो जाएगा, तो शायद आप वहां पर काम करना पसंद नहीं करोगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इससे रेलेवेंट एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हम वक्त के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट कहलाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि जब आप किसी कंपनी के या किसी एंटिटी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो आप उसमें उस कंपनी के ओनर की चीज़ें शामिल नहीं करते हो, बल्कि आप बिजनेस एंटिटी को एक सेपरेट जो है वो आप उसको आइडेंटिटी देते हो। यानी कि लेट से अगर मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, मेरे घर पर 4 गाड़ियां हैं और बिजनेस में 10 गाड़ियां हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे बिजनेस में 14 गाड़ियां हैं, बल्कि मैं बोलूंगा कि मेरे बिजनेस में 10 गाड़ियां और वो 4 गाड़ियां जो मेरे पास मेरे घर पे खड़ी हुई है वो मेरी जाती है, वो मेरे बिजनेस की नहीं है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस को आप अपनी शनाख्त दो, उसमें जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसको अपने पैसों से अलग रखो, उसका हिसाब किताब अलग रखो। अगर बिजनेस ने कुछ कमा कर दिया है तो वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करो, बिजनेस की अकाउंटिंग अलग करो, बिजनेस का हिसाब किताब अलग करो, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है जहाँ से आ रहा है वो उसको लिखो, जहाँ जा रहा है जिसको जा रहा है वो लिखो। अपने अगर आप ओनर हो और आप अपने घर के हिसाब किताब को बिजनेस के हिसाब किताब से मिक्स कर रहे हो तो इट इज अगेंस्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
आगे कुछ वक्त के बाद जब हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ मजीद क्लियर भी होगी। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और रिपोर्टिंग पीरियड। जब हम किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए बना है। लेट से एक कंपनी कहती है कि हम हर साल के आखिर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और हमारा साल हम समझेंगे कि 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी लेट से 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। तो ये हम कहेंगे कि ये इस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। दूसरी कंपनी है वो ये सोचती है कि हम 1 जुलाई से लेकर हर अगले साल के 30 जून तक का हिसाब किताब किया करेंगे, तो ये उसका अकाउंटिंग पीरियड है। कुछ केसेस में अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से कम भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अमूमन कंपनीज अपने अकाउंटिंग जो है वो 1 साल की करती हैं, यानी कि वो लेट से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का हिसाब किताब करती हैं या 1 जुलाई से 30 जून तक का हिसाब किताब करती हैं, तो ये उनका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कुछ हिस्से हैं जो वक्त के साथ साथ आपको क्लियर होंगे, लेकिन मैं इन हिस्सों को आपको समझा देता हूँ कि क्या होते हैं। एक चीज़ कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसमें हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज और कितना कैपिटल है, इसके बारे में डिटेल्स दी हुई होती हैं। अब एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होते हैं ये हम कुछ वक्त के बाद देखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है और कैपिटल है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये डिस्कस किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, और इसके मजीद दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और एक कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो मैं बात के लिए छोड़ दूंगा। कुछ एक इस तरह की बातें हैं उसमें जो बिल्कुल ही बेसिक अकाउंटिंग वाले बच्चों को समझ नहीं आएंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसपे मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी मेरे रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आए, ठीक है, इनकम कहाँ कहाँ से हुई और खर्चे कहाँ कहाँ गए, और फिर रेवेन्यू और खर्चों को मैं नेट ऑफ करके दिखाता हूँ कि कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी को लॉस कितना हुआ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी की जो इक्विटी है उसमें क्या चेंज आया उसको डिस्कस किया जाता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि ओनर का जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, आसान लफ्जों में वो, यानी कि ओनर के साल के शुरू में कितने पैसे थे, प्रॉफिट की वजह से ओनर को कितना फायदा हुआ, कितना पैसा घर पे ओनर लेकर गया, और साल के आखिर में कितने पैसे बचे हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आगे वाले टॉपिक्स में आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ होता है और पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक स्टेटमेंट होता है अगेन, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका पैसा, कैश कैश जो है वो कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ आया है, क्या मशीन खरीदी उसके लिए कैश पे किया, कोई मशीन बेची तो उससे कितना कैश आया, आप जो बिजनेस कर रहे थे उससे कितना कैश आया, आपने अपने सप्लायर्स को जो कैश पे किया वो कहाँ गया, अगर बिजनेस से ओनर ने पैसे निकाले हैं तो कितने पैसे निकाले हैं, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है बिजनेस के लिए, यानी कि कैश की बात करता है, पैसों की बात करता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं हाईलाइट कर दूं कि प्रॉफिट और कैश फ्लो ये दोनों अलग चीज़ें जो कि वक्त के साथ साथ आपको बताई जाएंगी। एक कंपनी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो लेकिन उसको कैश फ्लोज के मसले हों, कैसे, ये आगे डिस्कस करना है कि कैश में और प्रॉफिट्स में आखिर क्या डिफरेंस है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे वाले पेपर्स में, आगे वाले सब्जेक्ट्स में आप ये भी पढ़ोगे कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है, उस पर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी दी जाती हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं आपको सिखाया जाएगा। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल लेट से कंपनी के पास कोई ज़मीन है, लैंड है, तो वो लैंड आ रहा होगा, एक एसेट है और वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा, लेकिन उसकी मजीद डिटेल्स हो सकता है कि नोट्स टू दी अकाउंट्स में हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास कोई रिसीवेबल है, यानी कि कंपनी ने किसी से पैसे लेने हैं, जितने पैसे लेने हैं वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा हुआ होगा, लेकिन जो पैसे लेने हैं उसके बारे में मजीद डिटेल्स आपके पास नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होंगी। लेकिन ये कॉम्पोजिशन होती है और जाहिर है कि इस कॉम्पोजिशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी डिस्कस कभी भी नहीं करी हैं, तो आपको वक्त के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की एक और वीडियो इंशाल्लाह अगली पार्ट 2 में हम मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो वक्त के साथ साथ आपको समझ में आएंगी, लेकिन एक अवेयरनेस इससे ज़रूर मिल गई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।